डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ हूँ भुवनेश चंद्र माथुर। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी कृषि में सुधारों की, संस्थागत सुधारों की, इंस्टीट्यूशनल सुधारों की। तो मैंने आपको ग्रामीण बैंक, कॉमर्शियल बैंक्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात थोड़ी सी कर ली जाए तो बहुत अच्छा होगा। हमने ऑपरेशन फ्लड यानी दूध डेयरी फार्मिंग के बारे में आपको बताया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की हमने बात की थी। बैंकों से मिलने वाली सुविधाओं की बात की थी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फसल जब कट के आती है किसान को उतना पैसा मिनिमम सरकार देगी, ये वादा बीज बोते वक्त ही हो जाता है। अभी तो ये संवैधानिक अधिकार नहीं है किसानों का, फिर भी ऐसा कह दिया जाता है। तो ये मैं आपको, हमने इससे पहले हमने ये डिस्कशंस किए थे। आइए आगे चलते हैं। कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। अगर कोई भी, मान लीजिए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, दवा उद्योग, उनका कितना हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है और वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में वो कितना पैसा कमाते हैं, है ना। सकल घरेलू उत्पाद आप दोनों मीडियम्स में समझते रहिए, इसमें कोई बात नहीं है। जीडीपी बहुत कॉमन शब्द है। सकल घरेलू उत्पाद साल भर के हमारी आय का लेखा जोखा है, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऐसे समझने की चेष्टा कीजिए। कृषि, हम ये हर बार जब भी कृषि का नाम आता है कहते हैं रीढ़ की हड्डी है। सच में है क्योंकि आज भी 57% आबादी काम कर रही है, तो हम इसको प्रणाम करते हैं। आगे देखते हैं, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान का अनुपात 951 से लगातार घटने के उपरांत भी है 2010-11 में देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार। ये कुछ फिगर गलत छपा हुआ है, चेक कीजिए। 52% क्या लिखा है, वापस ध्यान से देखिए। शब्दों का जाल। देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और क्या उपलब्ध करा रहा है, आजीविका का साधन थी। कृषि का सकल घरेलू उत्पाद घटता गया। इसको ठीक कर देते हैं, 1951, है ना। 2010-11 में देश कहाँ गया, वो देश की लगभग 52% जनसंख्या के लिए रोजगार और आजीविका का साधन थी। खेती बाड़ी वाले लोगों के लिए तो रोजगार का साधन है, जो खेती कृषि मजदूर हैं उनके लिए आजीविका का साधन है, और जो कृषि से जुड़े कार्यों में लगे हुए हैं उनके लिए भी रोजगार उपलब्ध है। वहाँ पे छोटा या बड़ा वो बाद की बात है। प्रिय विद्यार्थियों, कृषि का सकल घरेलू उत्पाद में घटता अंश गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि कृषि में किसी भी प्रकार की गिरावट और प्रगतिरोध अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों में गिरावट लाएंगे। उससे क्या रिजल्ट होगा, समाज के लिए व्यापक निहितार्थ है। कृषि के महत्व को समझते हुए भारत सरकार ने इसके आधुनिकीकरण के लिए भरसक प्रयास किए हैं। इस बात को समझ लें। थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल बात है, मैं बताना चाहूंगा। देखिए, एक तो गया एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा हो गया, हम बहुत सरल जल्दी समझ जाए इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, इंडस्ट्रियल सेक्टर। एक मैं कहता हूं सर्विसेज सेक्टर, जहां सेवाएं मिलती हैं, SIRB सर्विसेज। सर्विसेज से नौकरी नहीं कह रहे यहाँ पे, सेवाएं, है ना। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, सर्विसेज। भाई हम ऐसे मान लेते हैं कितनी प्रतिशत आबादी लगी हुई है, 57%। ये मैं पॉपुलेशन लिख देता हूं यहाँ पे, पॉपुलेशन कितनी लगी हुई है, 57%। इंडस्ट्रियल सर्विसेज में आबादी उससे कम लगी हुई है। 100 में से मान रहे हैं हम 57%। ये सिर्फ समझने को हम कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए ये स्लाइड। इंडस्ट्रियल में मान लो हम इमेजिन कर लेते हैं कि भाई 23% लोग लगे हुए हैं, 7 और 3 10 हो गए, ठीक है, 6 और 2 8। अब हमने माना कि भाई 10% ही सेवाओं में लगे हैं,
ठीक है, एक ही मैं आपको एक रफ टेंटेटिव होता है ना वो बता रहा हूँ, ये सत्य नहीं है, केवल एग्रीकल्चर का आंकड़ा सही है, लेकिन ये सब जने इनका रोल हमारे देश की 17% ही आता है, जो कि चिंताजनक है कि इतने सारे लोग लगे हुए हैं। जीडीपी में इनका रोल है, क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में या सकल घरेलू उत्पाद में 17%। तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है? ये देखिए आप, इतनी सारी आबादी और इतना सा कमाई हो रही है, सब मिला के कह रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी चिंता है, समझने की चेष्टा कीजिए। मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्रीज को और इसको छोड़ दो, अभी एक्स वाई कुछ भी कमा रहे हैं, हमारी चिंता है अभी कृषि का क्षेत्र। भारत सरकार ने भरसक कोशिश की फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सॉरी, शुरुआती हमने कृषि को फोकस किया 5 साल, क्योंकि उस समय जब अपन आज़ाद हुए तो हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ता था। गेहूं अमेरिका से आया था, PL 480 एग्रीमेंट के अंतर्गत अमेरिका ने भेजा था। ओके, जैसा भी गेहूं था उस बात को छोड़िए, पर अभी जो हमारी चिंताएं ये वाली हैं, 57, इतनी सारी आबादी भी इतना सा उत्पादन कर रही है, पैसों में 17% कमा रहे हैं सकल घरेलू उत्पाद, यानी 100 में से हमारे 57 आदमी खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे 100 रुपए की कमाई में उनका योगदान 17 रुपए ही आता है। जबकि उद्योग में कम है, 23% है, सर्विसेज में और भी कम है। हम इसकी चिंतित नहीं है, अभी इसके लिए चिंतित हैं। भारत सरकार ने ग्रीन रिवॉल्यूशन, धीरे धीरे हमारे दक्षिण भारत के किसान भी राजी हो गए, उन्होंने भी ग्रीन रिवॉल्यूशन में, हरित क्रांति में हिस्सा लिया, कई क्रांतियों में हिस्सा लिया। देखिए व्हाइट में भी लिया, ऑपरेशन फ्लड में भी लिया, धीरे धीरे हमारा किसान जागा। लेकिन अगर इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो पूरे, देख सकते हैं आप, कितनी बड़ी आबादी समस्याग्रस्त हो जाती है। कितनी सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी योजनाएं ग्रामीण परिवेश के किसानों के लिए चल रही हैं। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, 12 डिजिट का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर किसानों को स्पेशली दिया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड, किसान सॉइल कार्ड, इतनी सारी योजनाएं, अनंत योजनाएं हैं कृषि क्षेत्र को उठाने के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, कृषि अभी भी हमारी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, देश की रीढ़ की हड्डी है। ओके, देन क्या हुआ, और आधुनिकीकरण के, इसीलिए कि इतनी बड़ी जब आबादी लगी हुई है तो उसका आधुनिकीकरण, मशीनीकरण, हाई यील्ड वैरायटी सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, दवाइयाँ लेटेस्ट, ये हम लाना चाहते हैं। भारतीय कृषि में सुधार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च बनाई गई है, और कृषि विश्वविद्यालय, मैंने आपको शायद बताया भी होगा कि BSc एग्रीकल्चर होता है, MSc एग्रीकल्चर होता है, PhD एग्रीकल्चर होता है। बहुत वैल्यूएबल कोर्सेज हैं ये, आप इसके बारे में सोच भी सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एनिमल हस्बेंड्री यानी पशु चिकित्सा सेवाएं भी शुरू की, पशु प्रजनन केंद्र भी किए, इनका बागवासी का विकास किया, मौसम की हम सारी इनको रिपोर्ट्स देने लग गए, ऐसा भी हुआ। और जो मौसम बिगड़ने वाला है या कुछ ओले पड़ने वाले हैं, तूफान आने वाला है, इस तरह का भी हमारा, अब तो दूरदर्शन, आकाशवाणी बहुत डेवलप कर गया है, दूसरे भी चैनल्स बहुत डेवलप हो गए हैं, और अब तो पल पल की खबर आपको मोबाइल पर, स्मार्टफोन अगर है तो आप सब कुछ उसमें देख सकते हैं, सब कुछ आपको मिलेगा। नहीं तो SMS तो हर किसान के पास जाएगा ही जाएगा। इतना बढ़िया इंतज़ाम हो गया है। हम सभी देशवासी कृषि का कल्याण चाहते हैं आज भी। पशु चिकित्सा सेवाएं दी, पशु प्रजनन केंद्र दिए स्थापना, बागवानी विकास, मौसम विज्ञान, मौसम कैसा रहेगा पूर्वानुमान, है ना, ये सारे हमने तैयार कर दिया। अनुसंधान और विकास को वरीयता दी गई। और क्या क्या हुआ, कृषि उद्योग सेवाएं, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, चार्ट आ गया है, बड़ी चिंता की बात है। भारत सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि प्रतिशत में, कृषि में हुई 4.2, चलो मौसम की वजह से मार खा गए, माइनस में चले गए, 1.1 ही हुआ। उद्योगों का 5, 5.9, 7.3, यानी उद्योग बढ़ते गए।
उद्योगों की निरंतर बढ़ोतरी देखी जा रही है। सेवाएं का विस्तार, कई रीजंस हो सकते हैं, कुछ यहाँ हल्का सा आया है डिप, लेकिन फिर भी मैं इसको इतना ही मानूंगा क्योंकि बढ़ोतरी अभी भी बराबर 2015, 16, 17 के बाद देखी जा रही है। ये हो गया सकल घरेलू उत्पाद इनका 13, 14, 15, 16 इस तरह से। तो देखिए कंसर्न हमारा इसमें सबसे खतरा है ये वाली बातें। देखिए 4.2 से मौसम खराब हो सकता है, तो यही तो समस्या है। कृषि में कुछ कार्यों में प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमारी फैल सकती है। यहाँ पे तो हम 4 के मुकाबले 1.1 पर ही आ गए। तो ये सारे जो चार्ट हमको समझा रहे हैं कि कृषि में आबादी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, अगर उसका कल्याण नहीं होगा तो कृषि का भी कल्याण नहीं होगा। प्रिय विद्यार्थियों, क्या ये बात इससे आपको समझ में आई, नहीं आई है तो मुझे बताइएगा। क्योंकि 4.2 है ना, मैं कहता यहाँ 5.2 ही हुआ, 6.2 ही हुआ तो भी बहुत खुशी होती है, पर ये तो कहाँ चले गए। ऐसा भी मान लो जो 4 रुपये 20 पैसे कमाते थे, 1 रुपया 10 पैसे कमाई हुई है, क्या ये उचित है आपकी नज़र में? ये तो बहुत बड़ा खतरा है माय डियर स्टूडेंट्स। और इतनी बड़ी आबादी है, अगर 10-12% आबादी होती तो भी कोई बात ना होती, लेकिन 57% आबादी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इतनी बड़ी आबादी हमारी कृषि कार्यों पर आश्रित है, अपने आप में ही ये एक जीवन दर्शन है और अभी भी है। तो हमने ये देखा कि पिछले बीते हुए सालों में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि तो हुई है, परंतु देश में पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो रहे, ऑल टोटल में भी नहीं हो रहे। कृषि के तो और भी विकास दर कम हो रही है, जो मैंने आपको चिंता रेड कलर से बता भी दी है ना। वर्तमान में भारतीय किसान कैसा है, को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से एक बड़ी चुनौती का सामना कृषि सेक्टर में विशेष रूप से करना पड़ रहा है। अगर इतना सपोर्ट ना हो तो जरा सोचिए, बाहर से आने वाले खाद्यान्न, चावल, चाय की पत्ती, कॉफ़ी, फल कितने सस्ते आ जाएंगे। वो लोग बहुत हाई टेक, हाईएस्ट लेवल की टेक्नोलॉजी से उत्पादन कर रहे हैं, और इरिगेशन की फैसिलिटीज़ अपने पे आज भी पूरी नहीं है भारत में, कई जगह बहुत परेशानी है। तो हम तो भौगोलिक परिस्थिति हमारी ऐसी है, एक तरफ तो बाढ़ आती है, एक तरफ बर्फ़ पड़ रही है, एक तरफ सूखा पड़ रहा है, तीनों खबरें हमारे को एक साथ मिलती हैं। तो कृषि क्षेत्र पर ये सारी हमारी मौसमी चीज़ें फ़र्क डालती हैं। कल को बाहर से बहुत सस्ता अगर खाद्यान्न आने लग गया तो जो कुछ भी है ये तरक्की, ये भी मुश्किल में पड़ती नज़र आ रही है ना। तो हमें अभी से अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये बड़ी चुनौती है, प्रतिस्पर्धा। अभी हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं। रासायनिक उर्वरक पर सहायकी कम करने से उत्पादन लागत बढ़ रही है। अगर हमारी भारत सरकार और राज्य सरकारें मिलकर अगर सब्सिडी देना बंद कर दें तो रासायन जो आपके केमिकल फर्टिलाइज़र हैं बहुत कॉस्टली हो जाएंगे, उतना हमारा किसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो कई जगह हमारे किसान को सपोर्ट दिया जा रहा है, बहुत मुश्किल है, ज़रा सोच के देखिए। अगर नहीं मिलेगी ये सब्सिडी तो उत्पादन लागत बढ़ जाएगी, और इसके अतिरिक्त क्या होगा, कृषि उत्पादन पर आयात कर घटाने से भी देश में कृषि पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। अगर किवाड़ खोल दिए जाएंगे देश में आयात के, गेहूं के, चावल के, मसालों के, चाय पत्ती, कॉफ़ी, शक्कर इत्यादि सब्जियां, तो यहाँ का जो गुड्स है वो महंगा हो जाएगा, उल्टा बाहर से सस्ता आ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमको नज़र आ रही है। और आबादी हमारी कितनी, लगभग 60% ही मान लो, 57 भी छोड़िए, 60 मान लीजिए मोटे मोटे रूप में, तो बहुत बड़ी आबादी है। मुश्किल ये है, अगर यही आबादी 5-7-10% होती तो भी चलता कि चलो ठीक है संभाल लेंगे। इतनी बड़ी आबादी इतने बड़े देश में खेती के कार्यों में लगी हुई है, ये एक चिंता का विषय है। अगर उसे कुछ होता है तो पूरे देश को नुकसान होगा। आगे देखते हैं, किसान कृषि में पूंजी निवेश कम कर रहे हैं जिसके कारण कृषि में रोजगार
घट भी रहे। तो ये भी एक समस्या है कि किसान खुद भी अब उतना रुचिकर व्यवसाय, अब क्या है कि देखिए सभी जगह व्यवसाय शब्द आ चुका है। पहले ही हमारा जीवन दर्शन था कि खेती तो करनी है, अगर ज़्यादा नहीं तो खुद के लिए तो उत्पादन करना ही है। अब खुद के लिए भी करना है और बाजार के लिए भी करना है, तो खुद की भी गुजर बसर करनी है और अच्छा जीवन स्तर पाना है। तो मैं अकेला खेती पे निर्भर नहीं रहूँगा, मैं और भी कोई साइड में बिजनेस डालूंगा। तो हमने कहा एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी फार्मिंग, मिल्क प्रोडक्शन, पोल्ट्री, फिशिंग, मधुमक्खी पालन, स्मॉल हैंडीक्राफ्ट्स, ये भी कर लीजिए। ये भी हुआ, इस पर भी बहुत सपोर्ट हुआ। चलिए आगे देखते हैं। वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। जब अभी अभी हमने बात की कि हम अभी कंपटीशन वाले फेज में नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम कॉम्पीट करने की मजबूती पर नहीं आए। भाई चाय कॉफ़ी मसाले को छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ों में अभी भी हम कॉम्पीट करने नहीं आए। भले हम, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कहा चाइना से हम सेकंड नंबर पे हैं, कई चीज़ों में हैं, फलों में है, फ्लावर्स में है, एग्री करता हूँ। लेकिन कंपटीशन वाले फेज में कि हम सस्ता दे पाए, वहाँ हम अभी स्टैंड नहीं कर पा रहे। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है, कब से चल रहा है। उपनिवेश काल में भी यही स्थिति मौजूद थी। 19वीं सदी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए, उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न देशों में निर्यात किए जाते थे। और दक्षिण भारत आप जानते हैं मसालों के लिए तो विख्यात है। तो अब क्या हुआ कि दक्षिण भारत में किसानों को इन फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि आप लगाइए। तो आज भी आप देख लीजिए, गरम मसाले का नाम आते ही साउथ इंडिया का नाम आता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक और भी बहुत सारे, है ना। ओके, आज क्या हो रहा है, गरम मसाले भारत से निर्यात किए जाने वाली मेन आइटम है। दूसरा, ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आए, आकर्षित हुए, क्योंकि बहुत ही सस्ते दामों पे कपास मिल रही है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी पे। और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के लिए रॉ मटेरियल का गढ़ मिल गया। भारत यहाँ से ले जाइए, बहुत सस्ते में ले जाइए और बहुत महंगे में वापस कपड़े बना के हम ही को बेच देते थे। ये तो कहानी बहुत पहले हम कर चुके हैं कई बार। तो हम क्या गढ़ बन गए कच्चे माल का। मसाला तो खरीदना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि इतनी बेस्ट क्वालिटी इतने सस्ते दाम पर पूरे संसार में शायद कहीं सुलभ ना थी। अब उन्होंने चाय की पत्ती और कॉफ़ी के भी यहाँ पे प्लांटेशंस लगवा दिए। फ्लावर्स होते थे, फ्रूट्स होते थे, सब्जियाँ होती थी, इनको भी मत भूलिए, इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, ये सारी बात थी। कपास मिल रही है, अंग्रेज आकर्षित हुए, मसाले मिल रहे हैं, तो नेचुरली बहुत बड़ी चीज़ है। अब बहुत सारे गरम मसाले हैं, काली मिर्च है, तेजपात के पत्ते हैं, लौंग है, बहुत सारी हैं, इलायची, इतना मतलब यहाँ से इतना स्कोप था कि जो उनको चाहिए सारा यहाँ अवेलेबल है। और इसी चक्कर में हम, काली मिर्च के चक्कर में स्पेशली हम उपनिवेश बन गए, और कोई रीज़न नहीं था। व्यापारियों के रूप में आए थे, वो हम ही पर राज करने लग गए। तो ये सूती वस्त्रों के लिए रुई, कच्चा कपास यहाँ खूब मिलती है, रॉ मटेरियल सस्ते दामों पर ले जाइए यहाँ से, पानी के जहाज़ों में भर भर के, और वापस वही कपड़ा यहाँ आ जाएगा, बिकेगा। तो हम दोनों तरफ से लुट रहे थे, सस्ता बेच रहे थे, और वो हमसे मुनाफा कमा रहे थे, और हम उनका कपड़ा खरीद रहे थे। कितनी सिंपल गणित है। यहाँ से कच्चा माल गया, बन के आ गया, और हम ही वापस खरीद रहे हैं, और हमारे ही कुटीर उद्योग को उन्होंने ख़त्म कर दिया। ये स्टोरी हमको मालूम है। तो ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में निर्यात किया गया। तो मसाले हमारे यहाँ से खूब जाते थे। मैनचेस्टर, लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता पर फली फूली। मतलब हम क्या गढ़ बन गए, मैनचेस्टर, लिवरपूल का पेट भरने वाले, कितनी रुई चाहिए हमसे ले लीजिए, और यहाँ अंग्रेज व्यापारी आके ले जाते, जितनी भी बेस्ट क्वालिटी होती छोड़ते ही नहीं थे। यहाँ वालों के लिए नहीं बची कई बार तो।
यहाँ वालों ने खुद की ज़रूरत के लिए भी अंग्रेज़ों से खरीदी और वो भी महंगे भाव पे। इतिहास के पन्नों में ये भी लिखा है। चलिए आगे चलते हैं। खैर कोई बात नहीं। आपने कई बार पढ़ा होगा चंपारण आंदोलन के बारे में। इसकी शुरुआत इस क्षेत्र में इसलिए हुई कि किसानों पर नील की खेती के लिए दबाव डाला गया। नील की खेती वैसे तो बड़ी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ नीयत अंग्रेज़ों की कुछ और थी। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल था अगेन, और ये बिहार में इन्होंने दबाव डाला कि आपको तो नील बोनी पड़ेगी, कम से कम इतने क्षेत्र में हमको इतनी नील का उत्पादन करके देना पड़ेगा। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र के लिए कच्चा माल रॉ मटेरियल था, और इसीलिए किसान भड़क गए, क्योंकि उन्हें अपने उपभोग के लिए अनाज उगाने से मना कर दिया। या अनाज मत उगाओ भाई, गेहूं या चावल की फसल आप मत उगाइए, आप तो अपने खेत में नील बोइए। 1990 के बाद क्या हुआ? वैश्वीकरण के तहत भारतीय किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कैसे? चावल, कपास, रबर, चाय, कॉफी, जूट और मसालों का मुख्य उत्पादक होने के बावजूद भारतीय कृषि विश्व के विकसित देशों से टक्कर लेने में अभी भी असमर्थ है, क्योंकि उन देशों में कृषि को अत्यधिक सहायता दी जाती है। अत्यधिक सहायकी तो माय डियर स्टूडेंट्स हमारे देश में भी दी जा रही है। अगर आज की तारीख से 7-8 साल पहले कंपेयर करते हैं तो अत्यधिक सहायकी दी जा रही है ऑलरेडी। तब भी कई कारणों की वजह से हमारी कृषि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कॉम्पीट करने के लिए संघर्षरत है। अभी भी हम स्ट्रगल फेज में हैं। अगर हम पर हेक्टेयर उत्पादन देखते हैं, नंबर सेकंड पे तो हैं, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया, पर हमारा कंसर्न है कि इतनी मोटी इतनी बड़ी आबादी का हिस्सा कृषि में लगा हुआ है, फिर भी हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि अन्य देश इसको एज अ व्यवसाय करते हैं, हम अभी भी शायद इसको जीवन दर्शन देखते हैं। ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग है। अगर हम भी इसको एक उद्योग के रूप में लेके करें तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हैं। फिर भी काफी परिवर्तन आए। कुछ ये खबरें आपको मिलती होंगी, किसान ने आत्महत्या कर ली, वर्ल्ड फूड डे, किसान नहीं है तो हमारी प्लेट में खाना कहाँ से आएगा, बहुत चिंता का विषय है। देखिए कई बातें सत्य भी हैं, सत्य पर आधारित है। कैसे? मॉनसून फेल हो गया तो क्रॉप फेल हो जाएगी, इसको तो लाल कर देना चाहिए। मॉनसून फेल हो गया तो किसका दोष है, आपका या मेरा, सरकार का? क्या करें ऐसे में? इरिगेशन के साधन, इसका मतलब कम है। मतलब ये हो गया कि अगर राजस्थान में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट आ जाता है तो राजस्थान के 13 जिले कृषि, पीने का पानी, उद्योग के लिए पानी, ये सब मिलने लग जाएगा। हाइड्रो पावर यानी बिजली का उत्पादन भी हो जाएगा। तो ये सारे इंतजामात, अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। फिर भी एक बात तो मन में तो आती है कि 75 साल की आज़ादी कोई छोटा पीरियड तो नहीं है। 75 साल हो गए हमको आज़ाद हुए, कब तक हम लोग दोषारोपण करते रहेंगे? कुछ तो हमें भी भागदौड़ करनी पड़ेगी। सरकार कर भी रही है, किसान भाई कर भी रहे हैं, हम सभी लोग चिंतित हैं इस परिस्थिति से बाहर आने के लिए। उत्पादन हो रहा है वो एक बहुत अच्छी बात है। अब हमारे देश में जब दाम बढ़ जाते हैं तो केंद्र सरकार के पास क्या चाह रहा है कि बाहर से आयात, और क्या चाह रहा है? कोई चारा नहीं है। जब दाम बढ़ जाते हैं भारत में तो बाहर से मंगाना पड़ेगा आपको। दालें हो गई, कई तरह के गेहूं, चावल मंगाने पड़ेंगे, और क्या रास्ता है आप बताइए, है ना? या ये कहते हैं हम कि खाद्यान्न ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, ये प्रेरित करते हैं कि ये वाली फसलें भी लगाइए, प्रेरित करते हैं कि वर्ल्ड फूड डे है तो थीम इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को भी उद्योग समझ के पैसा लगाइए, है ना? और ये भी कहा गया कि जब प्लान बनाते थे हम लोग के 11th प्लान को एक बार वापस से 11वीं पंचवर्षीय योजना को सिर्फ खेती पर फोकस करना चाहिए, तब जाके देश में तरक्की खुशहाली
एग्रीकल्चर सेक्टर में आएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ ऐसी बातें हैं, ये हमारे प्रयास हैं। मुझे आशा ही नहीं पूरे विश्वास है कि ये सब धीरे धीरे ठीक होगा। फिर भी 75 साल यूँ बर्बाद तो नहीं गए, मैं ये नहीं कहता, फिर भी कोशिशें जारी हैं। हम हमारी परिस्थिति ठीक करने की तरफ सरकार और किसान भाई लगे तो हैं। देन अब हम एक ऐसे दौराए पर आ गए, भारतीय कृषि को सक्षम और प्रॉफिटेबल। देखो, प्रॉफिट कोई बुरा शब्द नहीं है, प्रॉफिट होना चाहिए लाइफ में, मुनाफा, लाभ, ठीक है। तो सीमांत और छोटे किसानों की पोजीशन सुधारने के लिए जोर देना है। देखिए, पॉलिसियां बनती हैं, इम्प्लीमेंट होती हैं, कुछ फर्क आ ही जाता है। ये कहते हैं हरित क्रांति ने लंबा चौड़ा वायदा किया, परंतु आज ये कई विवादों से घिरी है। इस पे क्या आरोप लगे कि रसायनों का प्रयोग बढ़ गया, जल भृतों के सूखने की दिक्कत हो गई, जैव विविधता खतरे में पड़ गई या विलुप्त होने पे आ गई, भूमि का निम्नीकरण हुआ है। जरा मुझे बताइए कि अगर हरित क्रांति ना करते तो अमेरिका से गेहूं कब तक आप आयात करते? एक दिन तो करना ही पड़ेगा, एक दिन तो आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, एक दिन तो अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा। कैसे गाड़ी चलेगी? ये ऐसा सेक्टर है, यहाँ स्विच दबा के कुछ नहीं होता, सिलो है ना। तो सिलो है, तो कई आरोप भी लगे, हरित क्रांति आई, आपकी आबादी भी बढ़ने लग गई, केमिकल्स का यूज बढ़ गया, आपके जल स्रोत सूख भी गए, है ना, डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता भी डिस्टर्ब हुई, कई चीज़ें आपके, कई जानवर लुप्त भी हुए, डैम भी बने, है ना, बांध बनाने पड़ गए, ज़मीनें खराब हो गई, है ना, सब बात मान गए। पर इससे निपटने का कोई चारा तो होगा, कोई ना कोई वैज्ञानिक तरीके तो निकालनी पड़ेगी। आज हम बात कर सकते हैं जीन रिवॉल्यूशन, जीन क्रांति की। ये संकेत है, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का रोल शामिल है। वास्तव में ऑर्गेनिक कृषि का आज अधिक प्रचलन है, क्योंकि यह उर्वरकों तथा कीटनाशकों जैसे कारखानों में निर्मित रसायनों के बिना ही की जाती है। तो ये एक ऑल्टरनेट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज भी कई संस्थाएं हमारी हाई यील्ड वैरायटी सीड्स बनाने में लगी हुई हैं। हाइड्रोपोनिक्स करके एक नई तरह की टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं लिख देता हूं, शायद आपके काम आ जाए। छोटा कर दिया जाए इसको, हाइड्रोपोनिक्स, इस पर अभी काम चल रहा है कि इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होगी। अभी काम चल रहा है, कंफर्म नहीं है, लेकिन काम हो रहा है और शीघ्र अतिशीघ्र ही आ जाएगी, पानी में खेती हो पाएगी। जेनेटिक इंजीनियरिंग बीजों को हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी विचार किया जा रहा है कि केमिकल फर्टिलाइजर को कैसे रिड्यूस करें, इस तरह के बीज। आपने सुना भी होगा ड्राई फार्मिंग, कम से कम पानी लगे, ध्यान दिया गया है ना। जैसे सोच रहे हैं कि ड्रिप इरिगेशन, ये तो आप सब भली भांति परिचित होंगे, पानी की इसमें जो है ज़रूरत कम हो जाएगी, बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं इसको। तो ये सारे काम हो रहे हैं, तो खराब नहीं है, कोशिश कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, मैंने आपको बताया ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ये सारा रिसर्च पर ध्यान है इनका। तो ये हमारे वैज्ञानिक गण लगे हैं, भारतीय वैज्ञानिक, आप जानते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। इन सब चीज़ों से भी हम ठीक हो जाएंगे। इसीलिए पर्यावरण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। कुछ अर्थशास्त्री, देखिए बात पैसे की भी आएगी कि आदमी रोजगार, इतनी मेहनत, इतनी खेत पे आना जाना, ये सब इतनी परिश्रम, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक क्यों कर रहा है? पैसे के लिए कर रहा है, सीधी बात है। तो आना चाहिए, पैसा भी चाहिए। ये भी मानना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण क्या होगा कि आपकी खेतों का साइज छोटा हो जाएगा
और अगर हम फूड्स में अटके रहे, फूड ग्रेन में, खाद्यान्न, गेहूं चावल हमारे मेन है, चलो ज्वार बाजरा भी रख लिया, वो भी खाते हैं, तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकार में है। भाई ये एक बहुत बड़ी बॉदरेशन है कि अगर आप फूड ग्रेन प्रोडक्शन में ही लगे रहे, कि आप किस में लगे रहे, गेहूं चावल इत्यादि, तो हमारा भविष्य उज्जवल नहीं है भाई, दिक्कत आ जाएगी। तो भारत में लगभग 84 करोड़ लोग लगभग 25 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं। ये देख लीजिए आंकड़े हैं ज़मीन के। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतन आधा हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि आती है। तो ये कैलकुलेशन है कि मेरे आपके हिस्से में कितनी आई भूमि, आधा हेक्टेयर में जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है हमारे लिए कम कृषि भूमि हो गई प्रति व्यक्ति। भारतीय किसानों को शस्यावर्धन करना चाहिए और खाद्यान्नों के स्थान पर कीमती फसलें उगानी चाहिए। उससे क्या होगा, कैश क्रॉप्स हो गया कि इधर तो आपका उत्पादन हुआ और इधर आपने वो सेल कर दी, तो आपका मुनाफा आ गया। किसानों की आर्थिक स्थिति जल्दी सुधर जाएगी। ऐसी बहुत सी फसलें हैं, उसमें आप कह सकते हो चाय कॉफ़ी, हर जगह तो नहीं हो सकती। जहाँ जहाँ खाद्यान्न हो रहे हैं वहाँ ऐसी फसलें देखें कि वो बिके, और खाद्यान्न का थोड़ा सा आप कम एरिया कर लो, जिसका रिक्वायरमेंट है, जो फसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बिक सकती है, डिमांड है, वो लगाई जाए। तो ये अर्थशास्त्रियों का विचार है। इस तरकीब से क्या होगा, इनकम बढ़ जाएगी, किसानों की हमारे इनकम इंक्रीज हो जाएगी और पर्यावरण पर भी नुकसान कम हो जाएगा। इसके अंतर्गत अपन क्या प्लान कर सकते हैं, फ्रूट्स, जैसे कोई औषधीय पौधे होते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स, उनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मैं बताता हूँ बहुत ज़बरदस्त डिमांड है। बायोडीजल फसलें जैसे जट्रोवा हो गया, जोजोबा आता है, ये बायोडीजल है। फ्लावर्स की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिमांड है। सब्जियों की हमने कहा ना, हम सेकंड नंबर पे है ना। इन सब चीज़ों में जैसे क्या हो गया कि चावल और गन्ने से आपको क्या, पानी कम लगाना पड़ेगा, और अपने यहाँ इंडिया में इतनी डाइवर्स जलवायु है कि उन सब का फ़ायदा हम उठा सकते हैं। इतनी अलग अलग क्लाइमेट है, वहाँ पे अगर प्लानिंग की जाए तो हम ये कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्रियों ने हमको क्या सुझाया, माय डियर स्टूडेंट्स, क्या करो, ग्रीन ही ले लेते हैं। किस पे ध्यान दें हम इनकम बढ़ाने के लिए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और ये थोड़ा बड़ा है और डिमांड बहुत है, मेडिसिनल प्लांट्स। बताइए कौन से की बात करना चाहते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स में मान लिया जाए ईसबगोल, अरंडी, कैस्टर ऑयल, इतनी डिमांड है कि जितना भी आप उत्पादन करेंगे बिक जाएगा और कैश में बिकेगा। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स हाथों हाथ बिकेंगे, आप एक बहुत अच्छा एक्सपोर्टर बन सकते हैं। पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन, फिशरीज, तो ये बिजनेस जो है किसानों को भी खेतीबाड़ी के साथ साथ एक आमदनी का जरिया देंगे। कृषि क्षेत्र पनप जाएगा, डेवलप हो जाएगा। सो विद दिस आई विश यू गुड लक एंड थैंक यू।